बच्चों, आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वह विषय है भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश, मेडिटेरियन एग्रीकल्चर रीजन। अभी तक हमने देखा था कि डी विटलसी नामक विद्वान ने सन 1936 में संपूर्ण विश्व को कृषि प्रदेशों में विभाजित करने का कार्य किया और डी विटलसी ने विश्व को कृषि प्रदेशों में बांटने के लिए 5 आधार काम में लिए थे। मतलब उन्होंने 5 बेसिक आधार काम में लिए और उन आधारों से उन्होंने संपूर्ण विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में बांटा था। तो डी विटलसी के जो 13 कृषि प्रदेश हैं उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण कृषि प्रदेश है भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश, जिसे इंग्लिश में मेडिटेरियन एग्रीकल्चर रीजन के नाम से भी जाना जाता है। अब ये मेडिटेरियन एग्रीकल्चर कहाँ पर की जाती है? तो ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यह कृषि जो है वो 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री से ही 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर की जाती है। समझ में आया बच्चों? भूमध्य सागरीय अगर हम कहें कि कृषि कहाँ की जाती है तो आपको ये याद रखना है कि भूमध्य सागरीय कृषि जो है वो 30 डिग्री से 45 डिग्री चाहे तो उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश, मतलब उत्तरी अक्षांश में भी 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी और 30 डिग्री से 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य जो महाद्वीप हैं उन सभी महाद्वीपों के जो वेस्टर्न पार्ट्स हैं, पश्चिमी किनारे हैं, उन किनारों पर ये कृषि की जाती है। 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों में जो भी महाद्वीप आते हैं उन महाद्वीपों के जो पश्चिमी किनारे हैं उन पर ये कृषि की जाती है। परंतु अगर हम देखें तो इसका सर्वाधिक विस्तार भूमध्य सागर के तट पर है। अब अगर आप देखेंगे तो ये कृषि व्यवस्था सबसे ज़्यादा कहाँ पर की जाती है? ये कृषि प्रदेश कहाँ पर ज़्यादा विस्तृत है, कहाँ पर ज़्यादा फैला हुआ है? जो अफ्रीका का उत्तरी पार्ट है और जो यूरोप का मान लो दक्षिणी पार्ट है, तो उसके बीच में जो भूमध्य सागर स्थित है तो इस कृषि का सर्वाधिक विस्तार भूमध्य सागर के तट पर है ना। भूमध्य सागर का जो तटवर्ती क्षेत्र है, भूमध्य सागर के तट से लगे हुए जो क्षेत्र हैं वहाँ इस कृषि का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। अब भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? तो इसमें आप देखिए स्पेन, दक्षिणी फ्रांस, इटली, ग्रीक, टर्की, सीरिया, लेबनान, इज़राइल, मोरक्को, अल्जीरिया तथा ट्यूनीशिया के दक्षिणी क्षेत्र, ट्यूनीशिया के तटीय क्षेत्र सम्मिलित है। आया आपको समझ में कि वैसे तो ये 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच में महाद्वीपों के बीच में जो भी महाद्वीप हैं उन महाद्वीपों के वेस्टर्न पार्ट्स में या पश्चिमी किनारे पर ये कृषि व्यवस्था पाई जाती है, परंतु मुख्य रूप से जो भूमध्य सागर का तटवर्ती क्षेत्र है वहाँ पर इसका विस्तार सर्वाधिक है और उसके अंदर जो ये सारे अभी मैंने आपको देश बोले हैं ये सब देश उस क्षेत्र में या उस कृषि में संलग्न है। मध्य दक्षिणी कैलिफोर्निया। अब कैलिफोर्निया का कौन सा भाग? जो मध्य और दक्षिणी वाला कैलिफोर्निया का भाग है, मध्य चिली, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के मरी डार्लिंग में भी यह कृषि व्यवस्था प्रचलित है। तो आया आपको समझ में कि भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्र वाले देश तो सारे आएंगे ही आएंगे, इसके अलावा कैलिफोर्निया, चिली, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के भी कुछ भागों में ये कृषि व्यवस्था प्रचलित है या कुछ इन सभी भागों में भी भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है। कृषि में अनेक पद्धतियां भौगोलिक कारकों की देन है। अब यहाँ पर अनेक प्रकार की पद्धतियों वाली कृषि की जाती है और जिसका मुख्य कारण क्या है? यहाँ के भौगोलिक कारक, यहाँ के ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। उन्हीं ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के कारण यहाँ पर कृषि की अनेक पद्धतियाँ, अनेक मेथड्स यूज़ किए जाते हैं।
क्योंकि विश्व का यही एक ऐसा प्रदेश है जहां उच्च पर्वतीय भूभाग, सागर तटीय मैदान, सकड़ी घाटियां तथा छोटे छोटे मैदानी क्षेत्र एक ही साथ मिलते हैं। समझ में आया आपको कि संपूर्ण विश्व में अगर हम देखें तो कहीं अगर ऊंचे पर्वतीय भूभाग है तो वहां मैदान नहीं मिलेंगे, अगर मैदान है तो सागर तटीय क्षेत्र नहीं मिलेगा, अगर वो है तो सकरी घाटियां नहीं मिलेंगी। तो कहने का मतलब है कि ऊंचे ऊंचे पर्वतीय भूभाग, सागर तटीय मैदान, सकड़ी घाटियां और छोटे छोटे मैदानी क्षेत्र एक साथ हमें किसी भी कृषि प्रदेश में देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन ये एक ऐसा कृषि प्रदेश है जहाँ पर हमें सकड़ी सकड़ी घाटियाँ, ऊंचे ऊंचे पर्वतीय भूभाग, समुद्र तट के मैदान और इसके अतिरिक्त तटीय मैदान, सागर तटीय मैदान के अतिरिक्त छोटे छोटे मैदानी भूभाग एक साथ देखने को मिलते हैं। और इतनी सारी क्षेत्रीय भिन्नताओं के कारण कृषि से संबंधित अनेक प्रकार के उद्यम जैसे खाद्यान्न, फलोत्पादन तथा भेड़ बकरी पालन आदि इन क्षेत्रों में अपनाए जाते हैं। अब आपने देखा ना कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा क्षेत्रीय भिन्नता है, कहीं तो सागर तटीय मैदान है, कहीं ऊंचे पर्वत हैं, कहीं गहरी सकड़ी घाटियाँ हैं, तो कहीं पर छोटे छोटे मैदान हैं। तो इन्हीं सब के कारण क्या होता है कि इस क्षेत्र में क्षेत्रीय भिन्नता इतनी अधिक पाई जाती है कि कहीं कहीं तो खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता है, तो कहीं पर फलों का उत्पादन किया जाता है और कहीं पर इन क्षेत्रों में भेड़ बकरी भी पाले जाते हैं। तो यहाँ पर कृषि पद्धतियाँ भी आपको भिन्न भिन्न देखने को मिलेगी क्योंकि भौगोलिक कारकों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा भिन्नता पाई जाती है। अब हम बात करते हैं इस भूमध्य सागरीय कृषि व्यवस्था की भौगोलिक दशाओं की, कि यहाँ की भौगोलिक दशाएं किस प्रकार की होती हैं। तो ज्योग्राफिकल कंडीशंस की हम यहाँ बात करेंगे। भूमध्य सागरीय प्रदेशों की जलवायु की मुख्य विशेषता, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो यहाँ होता है वो बाकी किसी प्रदेश में नहीं होता। और वो क्या होता है? इस कृषि की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। अन्य किसी भी कृषि प्रदेश में शीत ऋतु में वर्षा नहीं होगी, जाड़े में वर्षा नहीं होगी, लेकिन भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश विश्व का एकमात्र ऐसा कृषि प्रदेश है जहाँ पर जाड़े में वर्षा होती है और गर्मी की ऋतु यहाँ पर शुष्क होती है। ठीक है, हमारे यहाँ तो क्या होता है, हमारे यहाँ तो विंटर ड्राई होता है और समर रेनी होता है, लेकिन इस मेडिटेरियन एग्रीकल्चर रीजन में विंटर रेनी होगा और समर ड्राई होगी, मतलब सारी की सारी वर्षा जाड़े में होगी और ग्रीष्म ऋतु यहाँ पर सूखी होती है। यह विशेषता संसार की अन्य जलवायु में नहीं मिलती है। मतलब ये जो विशेषता है कि गर्मी में तो सूखा होगा और सर्दी में बारिश होगी, ये केवल भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश में ही देखने को मिलता है। अन्य किसी भी कृषि प्रदेश में ये व्यवस्था हमें या विशेषता हमें देखने को नहीं मिलती है। जाड़े यह प्रदेश पछुआ पवनों की पेटी के प्रभाव में आ जाते हैं। जब शीत ऋतु होती है तो ये सारा का सारा क्षेत्र जो है वो पछुआ हवाओं की पेटियों के प्रभाव में आ जाता है। वेस्टर्लीज के इफेक्ट्स में ये प्रदेश आ जाते हैं। वेस्टर्लीज जो विंड्स है यानी पछुआ जो पवने हैं, उन पवनों के प्रभाव में ये प्रदेश आ जाते हैं। इन हवाओं के साथ आने वाले चक्रवातों से यहाँ पर क्या होती है, वर्षा होती है। इसीलिए यहाँ पर वर्षा कब होती है, जाड़े में होती है, क्योंकि शीत ऋतु में क्या होता है कि इस पूरे कृषि प्रदेश में या इस पूरी बेल्ट में वेस्टर्लीज यानी कि वेस्टर्ली विंड्स या पछुआ पवनें सक्रिय हो जाती हैं और उन्हीं के प्रभाव क्षेत्र में आने के कारण उस टाइम पर जो चक्रवात आते हैं इन हवाओं के साथ, उनसे इन क्षेत्रों में मतलब कुल मिलाकर ये है कि जाड़ी की ऋतु में पछुआ पवनों के प्रभाव क्षेत्र में ये क्षेत्र आ जाते हैं और उन पछुआ पवनों के साथ जो चक्रवात यहाँ आते हैं, उन्हीं चक्रवातों से यहाँ पर वर्षा होती है। वर्षा का औसत जो है वो जाड़े में कम से कम 25 से 75 सेंटीमीटर होता है। वर्षा की मात्रा में प्रादेशिक अंतर मिलता है। अब ये नहीं है कि सभी जगह पर वर्षा एक समान होगी, उसमें क्या पाई जाएगी, प्रादेशिक भिन्नता पाई जाएगी। कहीं इससे कम भी वर्षा हो सकती है और कहीं इससे ज़्यादा भी वर्षा हो सकती है। समुद्र के निकट एवं पर्वतों पर अपेक्षाकृत वर्षा अधिक होती है। यह सब हम जानते ही हैं कि जो पर्वतीय क्षेत्र होंगे तो क्या होता है कि हवा गर्म होकर हल्की होकर के पर्वतों के सारे ऊपर उठेगी और संघनन की क्रिया करके वर्षा कर देगी। दूसरा,
जो समुद्र के निकटवर्ती क्षेत्र हैं वो आर्द्र और नम बने रहते हैं, इसलिए समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों पर या निकटवर्ती क्षेत्रों पर भी वर्षा अधिक होगी। तो कहने का मतलब ये है कि वर्षा की मात्रा में प्रादेशिक भिन्नता पाई जाती है। समुद्र तट के समीपवर्ती क्षेत्र हों या पर्वतीय क्षेत्र हों, उन क्षेत्रों में वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है। यह चक्रवातीय वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर तक होती है। और यहाँ शीत ऋतु यानी जाड़े का जो तापमान है वो कम से कम 5 डिग्री से 10 डिग्री औसत रहता है। एवरेज टेम्परेचर जो होगा 5 to 10 डिग्री होगा एवरेज। गर्मी में तापमान जो है वो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। इस ऋतु में यहाँ का मौसम शुष्क रेगिस्तान के समान हो जाता है। जब गर्मी होती है तो टेम्परेचर तो 21 से 27 डिग्री के बीच ही है, लेकिन फिर भी यहाँ का मौसम जैसे रेगिस्तान में होता है ठीक उसी प्रकार के शुष्क रेगिस्तान के समान हो जाता है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु कैसी हो गई, ड्राई हो गई, और उसी ड्राई की वजह से टेम्परेचर इतना हाई नहीं है, परंतु फिर भी ये यहाँ का मौसम शुष्क रेगिस्तानों के समान हो जाता है। वर्षा के प्रारंभ होने और समाप्त होने के समय भी बदलते रहते हैं। इसका प्रभाव भी कृषि पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। अब वर्षा कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी ये भी समय के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। यदि वर्षा काल लंबा होता है तो उगने का काल भी बढ़ जाता है ना। अब जो टाइम ऑफ पीरियड है रेनी सीजन का, यदि वो लेंदी होगा तो फसलों के उगने का काल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर रेनी सीजन का टाइम पीरियड जो है, टेन्यूअर जो है वो शॉर्ट होगा तो फसलों के उगने का काल भी घट जाएगा। जाड़े के पश्चात वर्षा यदि जल्दी समाप्त हो जाती है तो फसल पकने के पहले ही सूख जाती है। हाँ, अब वर्षा यदि जाड़े के पश्चात वर्षा यदि जल्दी समाप्त होती है, अब रेनी सीजन जो है वो जल्दी ही चला जाएगा तो फसल क्या होगी, पक तो पाएगी नहीं और पहले ही क्या हो जाएगी, गर्मी आ जाएगी एकदम से, तो वो सूख जाएगी, क्योंकि क्या हो गया, रेन जो है वो नहीं हो रही है, तो इसीलिए फसल पक तो पाएगी नहीं, उससे पहले ही सूख जाएगी। इसका मतलब ये है कि जाड़े के पश्चात भी यहाँ पर क्या होना चाहिए, बारिश होनी चाहिए, ताकि फसल पहले पक सके। अगर वो जाड़े के पश्चात बारिश नहीं होगी तो फसल पक नहीं पाएगी, और पक नहीं पाएगी तो वो वैसे ही सूख जाएगी। यह भी एक कारण है कि यहाँ अन्य देशों की तुलना में अनाज आदि का प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जाड़े के पश्चात जो होता है, वर्षा शीघ्र अगर समाप्त हो जाती है तो फसल पकती नहीं है और सूख जाती है, और इसीलिए जो प्रति हेक्टर पैदावार है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। प्राय भूमध्य सागरीय कृषि व्यवस्था में अनेक क्षेत्र में व्यापारिक एवं जीवन निर्वाह दोनों प्रकार की कृषि मिलती है। जैसे अगर हम देखें कि जो भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश है वहाँ पर कौन सी कृषि पद्धति पाई जाती है और किस प्रकार की कृषि व्यवस्था देखने को मिलती है, तो भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेशों में दोनों प्रकार की कृषि व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। एक है निर्वहन प्रकार की कृषि और दूसरी है व्यापारिक प्रकार की कृषि। अब निर्वहन कृषि क्या है, यह हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि वह कृषि जो केवल जीवन का निर्वाह करने के लिए या जीवन को चलाने के लिए की जाएगी वो निर्वहन कृषि होती है। अब इस प्रकार की कृषि भूमध्य सागरीय प्रदेशों में कहाँ कहाँ की जाती है, मध्य स्पेन, दक्षिणी इटली, टर्की के निर्वहन टर्की में निर्वहन प्रकार की कृषि अधिक की जाती है। इस कृषि के अंतर्गत गेहूं, अंजीर, जैतून, जौ आदि की फसलें पैदा की जाती हैं। ठीक है, निर्वहन कृषि जो जीवन का निर्वाह करने के लिए की जाएगी मध्य स्पेन, दक्षिणी इटली और टर्की में की जाती है मुख्य रूप से, और इसमें गेहूं, अंजीर, जैतून, जौ आदि को ज़्यादा पैदा किया जाता है। दूसरी प्रकार की कृषि है व्यापारिक कृषि। व्यापारिक कृषि जिससे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये कृषि क्यों की जाएगी, इसमें सारी फसलों का उत्पादन व्यापार के लिए किया जाएगा। अब ये कहाँ पर की जाती है, उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस, स्पेन के तटीय भाग, कैलिफोर्निया, इन सभी क्षेत्रों में व्यापारिक कृषि की जाती है। और इस कृषि के अंतर्गत रसदार फल पैदा किए जाते हैं। अब रसदार फलों में है ना, और सब्जियां भी पैदा की जाती है। जैसे रसदार फलों में हम देखें तो अंगूर, सेब है ना, और विभिन्न प्रकार की सब्जियां इसके अंतर्गत पैदा की जाती हैं।
फल निर्यात के लिए पैदा किए जाते हैं, है ना। अंगूर है, जैतून है, ये सब यहाँ पर पैदा किए जाते हैं और अंगूर से वाइन बनाई जाती है, जैतून से ऑलिव ऑयल बनाया जाता है। तो ये जो फल हैं, रसदार फल, है ना, उन सब की खेती यहाँ पर की जाती है, लेकिन वो व्यापारिक उद्देश्य से की जाती है। तो यहाँ पर कृषि की दो व्यवस्थाएं देखने को मिलती है, निर्वहन प्रकार की भी और व्यापारिक कृषि भी हमें देखने को मिलती है। अब हम इसके बाद में कृषि प्रणाली की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।